ABCD होता है। मीन्स हमने स्टार्ट कर दिया था अपना सॉल्विटी के बारे में, फिर मैंने उसको पूरा कंप्लीट भी कर दिया था कि सॉल्विटी हमारे पास क्या होता है। फिर हम एक न्यूमेरिकल देख रहे थे, ठीक है। उससे पहले मैं न्यूमेरिकल पे जाऊँ, न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा डाउट आ गया। उससे पहले मैं एक और बात बता दूँ, सॉल्विटी होता है क्या। देखो सॉल्विटी का मतलब ये होता है तुम्हारे पास, पहले सॉल्विटी का मीनिंग समझो। सॉल्विटी का मीनिंग होता है तुम्हारे पास कि एक सेकंड, ये मीनिंग होता है हमारे पास, दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड, हाँ, कि 1 लीटर सॉल्यूट के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूट के अंदर तुम सॉरी 1 लीटर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, फिर सॉल्वेंट है, उसके अंदर तुम मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्यूट को एडअप कर सकते हो, उससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्विटी बोलते हैं। मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये 1 लीटर, यहाँ पे मान लो कोई वाटर है, ठीक है, 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है, वाटर तुम्हारे पास, अब तुम इसके अंदर कितना बेसिकली सॉल्यूट को यहाँ पे एडअप कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, सॉल्विटी बोला जाता है। क्या बोला एक बार फिर से मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास 1 ग्लास वाटर है, अब उस 1 ग्लास वाटर में मैं मैक्सिमम कितना यहाँ पे शुगर, मान लो सॉलिड में शुगर ले रहा हूँ, कितना यहाँ पे मैं शुगर को ऐड करता जाऊँ, ऐड कर मैक्सिमम 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना शुगर को एडअप कर सकता हूँ, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, सॉल्विटी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अच्छा यार, ये बात तो समझ में आएगी, सॉल्विटी का मीनिंग ये सीधे सीधे 1 लीटर सॉल्यूशन में या फिर 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को मैं एडअप कर सकता हूँ, उस टर्म को मैं बोलता हूँ सॉल्विटी। बिल्कुल सही। अब उसके बाद क्या किया, ये सॉल्विटी समझ में गया। अब क्या, सॉल्विटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, देन हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, फिर प्रेशर। अब देखो मेन बात क्या है ना, सॉल्विटी कई जगह होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्विटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्विटी पढ़ना है, वो कहाँ पे पढ़ना है, सॉल्विटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। मतलब कि मेरे पास कोई लिक्विड होगा, उसके अंदर जब मैं गैस को फिलअप कर रहा हूँ, उसकी सॉल्विटी क्या होगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसी को बताने के लिए सिंपली कौन है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने क्या बोला, जो भी सॉल्विटी, जो हमारा जो सॉल्विटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। मतलब कि जो भी सॉल्विटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो भी पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है यार, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का सीधे सीधे ये मीनिंग होता है कि मान ले कोई तेरे पास बहुत सारे, मान ले कि तुम्हारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का बहुत सारे, यहाँ पे तूने गैस फिलअप कर दिया, अब फिलअप कर दिया, अब जो किसी पर्टिकुलर गैस के बारे में बताना, तो सिंपली उसको उसके प्रेशर क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब पार्शियल प्रेशर कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे, मान लो तेरे पास गैस प्रेजेंट है, जैसे मेरे फिंगर से मान ली 5, ये 4 मेरे पास बेसिकली गैस है। अब मुझे किसी इस फिंगर का मुझे अगर प्रेशर जाना है कि कितना होगा, तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस फिंगर। तो ये मान लो इस गैस, तो वही पार्शियल प्रेशर वर्ड कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे गैस प्रेजेंट हो हमारे पास, उसमें से किसी पर्टिकुलर मतलब सिर्फ एक सिंगल गैस का अगर मुझे बताना है कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो हम उस प्रेशर क्या होगा, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यार ये बोला जाए सॉल्विटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस में, जो सरफेस पे होगा, जो अबव सरफेस पे जो भी प्रेशर होगा उस गैस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर सॉल्विटी का यहाँ पे फॉर्मुला क्या निकल गया, हमने देखा एक फॉर्मुला है P याद करो फटाफट क्या था, सॉल्विटी जो होता है उसका एक फॉर्मुला हमारे पास निकल के आता है, P पार्शियल प्रेशर इक्वल फटाफट KH हेनरी कांस्टेंट, क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो ये सारा जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है, सबसे पहला बात तो यहाँ पे मुझे ये डाउट हो गया, मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं मोल फ्रैक्शन होता है क्या। तो मोल फ्रैक्शन होता है क्या, जिसका भी निकालना उसका मोल्स डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, टोटल मोल्स हम करते हैं। ये हमें पता है मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब यार जो सॉल्विटी होता है, सॉल्विटी जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स मोल फ्रैक्शन से। सारा जो सॉल्विटी का जो भी कहानी होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, किससे, सॉल्विटी का जो भी पूरा कहानी होता है मीन्स वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। सॉल्विटी अगर निकालना, देखो हम बोले, अगर कोई बोले तुम सॉल्विटी निकालो, लेकिन मन की आंखों में ये पता होना चाहिए सॉल्विटी निकालने का मतलब है मुझे सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्योंकि सॉल्विटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल। देखो जो सॉल्विटी है तो उसको रिप्रेजेंट किसे करता है, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम सॉल्विटी अगर कोई बोले तो हम बोलते हैं कि सॉल्विटी मुझे निकाला है, लेकिन हम निकाल क्या होते हैं, रियलिटी में मोल फ्रैक्शन निकाल होते हैं। कहाँ, गैस इन लिक्विड, मीन्स जो गैस होगा वो लिक्विड के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये मोल फ्रैक्शन हमें निकालना आता है, ये पॉइंट हमें। इसके बाद हमने देखा था एक न्यूमेरिकल। देखो पहले बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर कभी भी कोई बोले सॉल्विटी निकालने को, सॉल्विटी निकालने का सीधा सीधा यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि भैया मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है क्वेश्चन में, उसका कहाँ पे, गैस इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड के अंदर अगर मैं गैस को फिलअप करूँगा, इन दैट केस क्या सॉल्विटी का वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये वाले फॉर्मूले से हमें निकालना है। तो ये समझ में आ गया, ये P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। हर या तो क्वेश्चन में तुम्हें मोस्टली गिवन होता है, गिवन ही होता है, ठीक है। एंड ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। चलो यार ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या देखा था, देखो ये जो क्वेश्चन था ना, अब इस क्वेश्चन में बौखला गया, दिमाग में बौखला गया, यार है क्या ये क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो तुम्हें गिवन है इफ हेनरी कांस्टेंट, अगर मान लो कोई क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो कोशिश क्या, अगर उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में उसको पढ़ने का हम कई बार रिपीट कर चुका। अगर कोई क्वेश्चन हो हमारे पास जो लगे यार मेरे बाउंस बैक, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन देखो उसका क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना स्टार्ट करो, और देखो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, इन्फॉर्मेशन को साइड में लो और एक बार सोचो कि अच्छा ये गिवन है, मुझे ऐसे ये करना है। देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है यहाँ पे, ऑलरेडी देख जो, पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया है, ठीक है। पहले हमें क्वेश्चन समझ, सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है, तुम्हें इफ हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 एट 298 केल्विन इज दिस, तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास कोई एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको 298 केल्विन पे तुमने रखा हुआ है,
298 केल्विन इज टेम्परेचर। 298 केल्विन को अगर तुम्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो क्या क्या करोगे, फटाफट बताओ फटाफट। 298 केल्विन को अगर तुम्हें सेल्सियस में अगर बेसिकली कन्वर्ट करना तो सिंपली क्या करोगे, अरे यार मुझे अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना तो सिंपली मैं 273 को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और सेल्सियस से अगर केल्विन में आना तो सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ, 273 को एडअप करता हूँ। ठीक है, वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है 298 केल्विन पे, उसका तुम्हें हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट क्या होता है KH, उसका तुम्हें वैल्यू गिवन है कितना 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पैस्कल गिवन है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा कि तुम्हारे पास कोई CO2 गैस है जो 298 केल्विन टेम्परेचर पर रखा गया है, उसका हेनरी कॉन्स्टेंट तुम्हें गिवन है कितना 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पैस्कल गिवन है। ये समझ में आ गया। अब वो क्या पूछा, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 ml सोडा। पहले यार सोडा जानो क्या होता है। सोडा, जो सोडा होता है बेसिकली सोडा के अंदर मोस्टली क्या होता है, वाटर, वाटर ही होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत केमिकल मिलाते हो, केमिकल मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो सोडा बन जाता है। तो तुम सोडा बोलो या फिर वाटर बोलो एक ही बात है, ये हमेशा देंगे, सोडा बोलो या फिर वाटर बोलो एक ही बात है। अब ये क्या बोला, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 ml सोडा। मतलब कि तुम्हारे पास कोई बॉटल में, लेटर से ये बॉटल तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम्हारे पास 500 ml तुम्हारे पास क्या सोडा प्रेजेंट है। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है, याद करो हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, फ्रीजिंग पॉइंट में देखा था, कि तुमसे पूछ लिया जाता था जो सॉलिड है उसका मास बताओ कितना होगा, या फिर सॉलिड का मोलर मास कितना होगा, तो कैसे निकालते हो हम लोग सीखते हो। वैसे सेम टू सेम हमें यहाँ पे करना है। हमसे ये पूछा जा रहा है 500 ml मेरे पास सोडा है, इस सोडा के अंदर जब मैं CO2 को यहाँ पे मिक्स करूँगा, जब मैं CO2 को इसके अंदर जब मैं मिला रहा हूँ या फिर मिक्स कर रहा हूँ तो कितना CO2 को मैं यहाँ पे एडअप करूँगा, उसका मुझे मास बताना। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, पहले क्वेश्चन 500 ml सोडा है मेरे पास। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि जब मैं यहाँ पे बाहर से अगर मान लो कि यहाँ पे मैं CO2 जब मैं ऐड करूँगा इस सॉल्यूशन के अंदर 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो कितना अमाउंट मैं CO2 को यहाँ पे उसका यहाँ पे रखूँगा 500 ml सोडा के अंदर, वो मुझे फाइंड आउट करना है। मीन्स मुझे मास ऑफ CO2 निकालना है। देखो मास ऑफ CO2 निकालने का मतलब क्या है कि मुझे ये जानना है कि ये 500 ml सोडा के अंदर कितना मास मेरे पास यहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगा, मीन्स कितना अमाउंट मेरे पास क्या होगा CO2 प्रेजेंट होगा, वो मुझे निकालना। अब आगे क्या देखो बोला जा रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। एट 2.5 ATM CO2 प्रेजेंट एट 298 केल्विन। मतलब कि देखो क्या बोला जा रहा है, जो तुम यहाँ पे जब तुम CO2 को फिलअप करोगे तो CO2 को फिलअप करने के टाइम तुम कितना उसको प्रेशर अप्लाई करो 2.5 ATM, और टेम्परेचर तो वही 298 केल्विन है। मतलब तुम्हें यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब तुम यहाँ पे जब हम यहाँ पे CO2 को जब हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, जितना भी मास हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रेशर कितना रखूँगा, जो प्रेशर होगा वो मैं कितना रखूँगा 2.5 ATM। मतलब कि मान लो जैसे इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जब किसी को बॉडी में एकदम सॉफ्ट तरीके से लगा सकते हैं, और कई बार क्या होता है एकदम झक ऐसे जोर से लगा देते हैं। एनिमल्स वगैरह में क्या होता है ऐसे बहुत जोर से ऐसे, क्यों उनका जो स्किन होता है हार्ड होता है, उनके अंदर क्या बहुत जोर से हमें प्रेस करना पड़ता है, क्यों उनका जो स्किन होता है बॉडी का वो हार्ड होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तुम्हारे पास क्या है कितना CO2 तुम यहाँ पे मिक्स करो तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। लेकिन तुम यहाँ पे ये बोला है कि जितना भी यहाँ पे मैं CO2 इस बॉटल के अंदर मैं फिलअप कर रहा हूँ कितने प्रेशर पे 2.5 ATM प्रेशर पे मैं कर रहा हूँ। चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या ये समझ में आ गया। अब यार मेन मुद्दा है कि मैं मास ऑफ CO2 निकालूँ तो निकालूँ कैसे, CO2 का मास मैं कैसे निकालूँ, मुझे कैसे पता चले कि मैं कितना अमाउंट CO2 को क्या करूँगा इसके अंदर मैं मिक्स कर रहा हूँ 500 ml सोडा के अंदर। अब कैसे निकाला, जब मैंने बोला हेनरी कॉन्स्टेंट गिवन है, मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अरे भैया जब CO2 है वो क्या गैस है और मैं उसको कहाँ रख रहा हूँ लिक्विड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड भी गिवन है, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला क्यों ना हम सॉल्बिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें। P इक्वल क्या था हमारे पास, हेनरी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई पे क्या होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। तो तुम्हें देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड तुम्हें गिवन 2.5 ATM, और यहाँ पे देखो जो CO2 है, CO2 का जो तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट जो है उसका तुम्हें गिवन है यहाँ पे 1.6 × 10 की पावर 8 पास्कल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये एक आ गया, अगर मान लो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर कभी भी कोई एक ही मान लो कोई एक ही क्वांटिटी हो, उसके दो यूनिट अगर तुम्हारे पास 2 यूनिट अगर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो, अगर जैसे मान लो कोई एक मान लो तुम्हारे पास कोई एक चीनी है, ठीक है, 1 kg तुम्हारे पास यहाँ पे शुगर, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे शुगर है। अब शुगर का यूनिट क्या होगा, या तो तुम केजी में यूज़ करोगे, बोलोगे 1 kg शुगर है, फिर 2 kg शुगर है। लेकिन क्वेश्चन वाला चालाकी से क्या करे, शुगर के क्वेश्चन में 2 यूनिट दे दे, केजी में भी दे दे और ग्राम में भी दे देगा। अगर मान लो कभी भी इसी एक चीज़ का अगर तुम्हें दो एक ही चीज़ का अगर 2 यूनिट गिवन हो, तो हमें क्या करना है, कोई भी एक यूनिट को सेलेक्ट कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मान लो मुझे केजी सेलेक्ट करना है, या फिर केजी या फिर ग्राम, दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लो। मैंने केजी को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करो, ग्राम को क्या करो केजी के अंदर क्या कन्वर्ट करो, दैट्स इट। वैसी सेम कहानी है, यहाँ पे देखो पास्कल गिवन है और ये क्या ATM है। ये पास्कल ATM होता है क्या यार, ये प्रेशर कैसे यूनिट है, मैंने बोला बिल्कुल सही यार, प्रेशर कैसे यूनिट है, मतलब याद कर प्रेशर कैसे यूनिट का, ATM होता है, पास्कल होता है, बार होता है, देन हमारे पास mm ऑफ Hg होता है। ये सारे यूनिट किसके होते हैं, प्रेशर के ऐसे यूनिट होते हैं। तो मैंने ये सोचा मेरे पास जो प्रेशर है उसके यहाँ पे मुझे 2 यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, कौन कौन सा, एक तो पास्कल गिवन है,
एंड दूसरा मुझे एटीएम गिवन है। यार ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमें यार प्रेशर का दोनों जगह सेम यूनिट होना चाहिए। अब सेम यूनिट तो है नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैंने बोला अगर कभी भी किसी भी चीज़ का क्वांटिटी का एफ जो भी है उसका दो यूनिट अगर तुम्हें गिवन हो तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक को सेलेक्ट करो। मैंने बोला मैं पास्कल को सेलेक्ट करूँगा, कर लिया। तुम्हारा मन करे तुम एटीएम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला मैं पास्कल को सेलेक्ट करूँगा, कर लिया। अब मैंने ये बोला मतलब कि मुझे पास्कल सेलेक्ट, अब उसका मुझे क्या करना, ये एटीएम है, एटीएम को क्या करूँगा पास्कल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। कैसे करेंगे, देखो 1 एटीएम जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ का होता है पास्कल होता है। अगर मुझे एटीएम से एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मुझे पास्कल में अगर कभी भी जाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल से मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्रेशर तो मैं कितना गिना 2.5 एटीएम था, एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करूँ क्या होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अरे यार मैंने यहाँ पे किया क्या, मेरे पास प्रेशर है, प्रेशर के मेरे पास दो यूनिट है। यहाँ पे एक तो पास्कल गिवन और एटीएम है। मैंने बोला हमें ये रूल बोलता है कि अगर कभी भी 2 यूनिट अगर तुम्हें गिवन हो किसी भी एक क्वांटिटी का तो सिंपली हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करो और उसको क्या करो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट। देखो ये भी पास्कल और ये भी पास्कल, दोनों सेम हो गया। अगर तुम्हारा मन करता है एटीएम में करने का तो तुम एटीएम लेते हैं और क्या करते हैं पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करते हैं। सो सिंपल है दैट। तो तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड गिवन है कितना 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, बिल्कुल सही। हेनरी कांस्टेंट तुम्हें कितना गिवन है 1.67 इंटू 10⁸। अब भाई साहब ये जो आया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड जब मैं कर रहा हूँ तुम्हारे पास गैस कौन है CO2 है। CO2 तुम्हारे पास गैस है, उसको डिजॉल्व किसके अंदर कर रहे हो तुम, वाटर के अंदर या फिर सोडा के अंदर। मतलब कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकालूंगा CO2 का निकालूंगा। क्यों CO2 का निकालूंगा यार, क्योंकि देख गैस इन अ लिक्विड है, गैस इन अ लिक्विड मतलब गैस को लूंगा और लिक्विड के अंदर मैं फिलअप करूंगा। तो कौन है यहाँ पे CO2 का, तो मैं CO2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फॉर्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर या फिर सोडा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टोटल मोल्स लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे क्या होता है टोटल मोल्स होता है हमारे पास। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स की जगह मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर रहेगा। सिंपली यहाँ पे लिखा मैंने मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर देता हूँ, ठीक है। टोटल मोल्स वही मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर होता है। अब मैंने यहाँ से क्या किया चालाकी से मैंने इसका रेशियो निकाल लिया। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, आई नो कि फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं करता है, मेरे सबके साथ ऐसा होता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं करता। यार मैं इसका रेशियो कैसे निकालूंगा, मुझे कैसे पता चला ये करना ये स्टेप करना। तो इसका सिंपल सा स्टेप है, जितने सेम टाइप के क्वेश्चन देखते जाओगे ना उतना ही क्या होगा, देखो नीट एग्जाम होता है या फिर जेईई मेंस एग्जाम, जितने सेम टाइप के तुम क्वेश्चन देखते जाओगे उसी से रिलेटेड आपस में इधर उधर क्वेश्चन हिलता रहता है। मींस लैंग्वेज चेंज कर देगा, बाकी सेम इसी फॉर्मेट टाइप के क्वेश्चन चलता रहता है। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ही क्या होगा हमारे लिए बेनिफिट होगा। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन, नीट में तो और बेनिफिट होता है, पता नहीं क्यों कनेक्टिंग कर पाते हैं। नीट में जो हमारे पास क्वेश्चन होता है मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है 3 आवर्स का पेपर होता है, बिल्कुल 3 आवर्स में हमें क्या होता है फटाफट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब करना होता है। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं जिसने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लिया ना, सिमिलरली उसी से रिलेटेड आगे पीछे घूमता है। मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर नया बनाया जाता है, बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो सेम एज इट इज झुलता रहता है, ठीक है। यानी छोड़ो ये सब बात। तो मैं यहाँ पे क्या मैंने चालाकी से ये सोचा क्यों ना मैं मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स का यहाँ पे रेशियो निकालूँ। क्यों निकालना चाहता हूँ देखो इसके पीछे मैं आगे बताऊँगा क्यों निकाल। तो इसका रेशियो निकालने के लिए सिंपली इसके नीचे डिवाइड किया तो तुम्हारे पास मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना निकल के आया था। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 1/7 इंटू 10⁻³ आता कर लेना, इसको नीचे डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ गया था, ये आ गया। अब मैंने बोला एक सेकंड के लिए इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इक्वल टू कितना 10⁻³ डिवाइड बाय कितना गिवन है मुझे 7 गिवन है, नो डाउट ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे मैंने बोला 10⁻³ यार माइनस समझते हो, माइनस से बहुत 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 छोटा होता है। 10⁻³ तुम्हें गिवन है तो तुम कैसे लिख सकते हो 1/1 2 3। अरे 10⁻³ कितना 3 0 होगा ना, इसी को अगर तुम ऊपर करना होगा तो कैसे लिख सकते हो 10⁻³ ऊपर जाए कैसे लिख दो। तो देखो 10⁻³ कितना बहुत 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 छोटा सा टर्म है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से देखो हमें क्या आता है, ये एक हमेशा याद रखना अगर कोई चीज़ अगर मान लो कोई चीज़ जैसे तुम अगर जो कोई अगर तुम्हारे पास मान लो एक सेकंड अगर कोई चीज़ है जो बहुत छोटा है किस एज कम्पेयर टू किसी के, जैसे तुम्हारे पास एक बकेट वाटर है, मैं वापस वही एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बकेट वाटर में से अगर तुम 1 स्पून अगर पानी निकालोगे तो क्या बकेट को कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वही जैसे एक ओशियन में से तुम एक बकेट वाटर को लेके आओ घर पे लेके आओ कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कहानी यहाँ पे हुआ, जो मोल्स ऑफ CO2 था देखो 10⁻³ बहुत बहुत छोटा, 10⁻³ बहुत छोटा है। क्या किया मैंने ये दिमाग लगाया कि यार मान लो कोई चीज़ है, अगर मान लो कोई चीज़ बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू सामने वाले से, तो मैं क्या करूँगा उसको नेगलेक्ट कर दूंगा। मैं उसको बोलूँगा चल तू भाग जा, तेरा मतलब कि क्या बोलते हैं कि तेरा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि मान लो ये हैंड है लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड है, मान लो राइट हैंड मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, लेफ्ट हैंड क्या बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं क्या लेफ्ट हैंड से बहुत कम काम होता है, क्या हम लिखना होता है खाना होता है सब कुछ हम राइट हैंड से करते, लेफ्ट हैंड से बहुत बहुत काम ना के बराबर हम यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मोल्स ऑफ CO2 था वो क्या बहुत 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 छोटा है। देखो 10⁻³ बहुत छोटा है किसके एज कम्पेयर टू मोल्स ऑफ वाटर बोलो या फिर सोडा बोलो, सोडा के अंदर ही वाटर होता है।
सोडा वाटर ही तो होता है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, जो मोल्स ऑफ CO2 का उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जीरो कर दूंगा। मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, हम उसको जीरो करूँगा। लेकिन देखना ध्यान से, पहले ये समझो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ मेरा बात को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करना। मेरे पास मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स निकाला, कितना था 10⁻³ डिवाइड बाय 7 आ गया, बिल्कुल सही। मैंने ये देखा जो मोल्स ऑफ CO2 है 10⁻³ बहुत छोटा है, 10⁻³ बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू किसके मोल्स ऑफ मेरे पास जो सोडा हो या फिर वाटर। अगर इसका मोल्स ऑफ तुझे कैसे पता है, बहुत छोटा। देख अगर मोल्स ऑफ अगर मैं सोडा का निकालूँ या फिर वाटर का निकाल दूँगा, 500 गिवन मास 500, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, इसको कर लेना कुछ अच्छा ही टाइम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव आएगा जो भी है। तो मैंने ये देखा मोल्स ऑफ CO2 है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू किसके मोल्स ऑफ वाटर में। तो सब मैंने क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट कैसे करूँगा देखना, मोल्स ऑफ CO2 लिखा डिवाइड टोटल मोल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ CO2 था प्लस मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू क्या था मेरे पास 10⁻³ डिवाइड बाय 7। अगर हमें एक चीज़ हमेशा देखना, मैं यहाँ पे लिखवा भी चुका हूँ ये वाला पॉइंट, ये अगर कभी भी चीज़ अगर यहाँ से लिखना, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो किसी से तो स्मॉल चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं। अगर मान लो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेटर है किसी चीज़ से तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। अब नेगलेक्ट कैसे करेंगे, नेगलेक्ट का मीनिंग है जो भी स्मॉलर है वो डिनोमिनेटर में उसके जगह जीरो नोट करेंगे, बट न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 को तो यहाँ पे मैं नेगलेक्ट कर दूँ। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं एंड ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे आई नो कि थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा फोर्स पड़ रहा होगा, बट कोशिश करना मैं यहाँ पे समझने का। तो देखो मैं CO2 के मोल्स को नेगलेक्ट करना चाहता हूँ, तो हमेशा हमें रूल क्या बोलता है कि भैया जिसको भी तू नेगलेक्ट करो हमेशा उसको डिनोमिनेटर में तू उसको नेगलेक्ट कर सकता है, उसके जगह जीरो लिख सकता है, न्यूमरेटर में नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये रूल बोलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल्स ऑफ CO2 इसके जगह तो जीरो हो गया, काम नहीं पड़ गया, जीरो प्लस मोल्स ऑफ वाटर करूँ कितना हो गया, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो गया 10⁻³ डिवाइड बाय 7। अब मैंने बोला मोल्स ऑफ CO2 निकालते, कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। सिमिलरली यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर या फिर सोडा कैसे निकालूंगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल टू कितना था मेरे पास 10⁻³ डिवाइड बाय 7। अब मुझे यार जो CO2 है उसका मुझे मास तो पता नहीं कितना है, तो मैंने सिंपली मान लिया x। मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 होता है, और यार CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 44 लिखा डिवाइड बाय वाटर। तो जो तुम्हें मोल्स ऑफ क्या गिवन मास हमें किसका लेना, वाटर का, या फिर सोडा कितना गिवन है क्वेश्चन में 500 गिवन था, टोटल 500 लिखा डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है, इक्वल टू कितना गिवन था मुझे 10⁻³ डिवाइड बाय 7 गिवन था। ये यहाँ पे समझ में। अभी देखो ये A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C डिवाइड बाय D का अगर कभी भी फॉर्मेट बना तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें सिंपली पता है x/44 आया डिवाइड बाय कितना निकल गया 500 डिवाइड बाय मेरे पास कितना था मोलर मास ऑफ वाटर 18 इक्वल टू कितना था 10⁻³ डिवाइड बाय 7। ये मुझे A/B/B C/D का फॉर्मेट है, तो हमें सिंपली पता है कैसे लिखते हैं उसको, A/B एज इट इज, x/44 एज इट इज, D कौन है 18 ऊपर, क्या हो गया 500 इक्वल टू कितना हो गया 10⁻³ डिवाइड बाय 7। इसको भाई मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना निकल के आता है, हमारा 1.79 निकल के आता जो भी था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ CO2 में डिजोल्व कर रहा हूँ इसके अंदर, सोडा के अंदर या फिर वाटर के अंदर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेन यहाँ पे मुद्दा क्या था, हमें चलता अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन है B और यहाँ पे तुम्हें लेटर से B+C गिवन है, ध्यान समझना जो समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई बोले क्वेश्चन में गिवन है B इज मच ग्रेटर देन किससे C से, तो तुम्हें दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, अगर जो B है बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में C से, इसका मतलब क्या है कि मैं B को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, B को क्या करूँगा नेगलेक्ट करूँगा। लेकिन नेगलेक्ट कहाँ पे करूँगा, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर सेक्शन में मैं उसको हटा दूंगा, लेकिन न्यूमरेटर में एज इट इज रहने दूंगा उसको। मतलब कि यहाँ से ये गैप हो गया जीरो, यहाँ से कितना B डिवाइड बाय C एज इट इज रहा, सेम एज इट इज। मैंने यहाँ पे अपने प्रीवियस यहाँ पे कोई कहानी किया था, मोल्स ऑफ जो CO2 है वो बहुत छोटा है किससे, मोल्स ऑफ सोडा या फिर वाटर से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में था मोल्स ऑफ CO2 उसके जगह मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो गैप होगा, लेकिन न्यूमरेटर में एज इट इज मुझे मोल्स को रहने देना, जो जिसको भी मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में हमें कोई छेड़खानी नहीं करना होता, जो भी मुझे करना है सिंपली मुझे डिनोमिनेटर के अंदर से रिमूव करना था। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पास्कल से प्रेशर में ATM से पास्कल में कैसे कन्वर्ट होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कोई यहाँ पे एक और बात समझ, ये सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मेन मुद्दा था, कोई बोले सॉल्विटी निकालने के लिए, अगर कभी भी बोले कोई सॉल्विटी निकालने के लिए हमेशा देखना सॉल्विटी निकालने का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे इसका, किसके अंदर, गैस इन लिक्विड के अंदर। अगर कोई बोले कि भैया ये ले इसका सॉल्विटी मुझे निकाल के दे क्या होगा, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, कोई बोले कि यार सॉल्विटी निकाल, इसका मतलब दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, उसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो भी तुम्हें यहाँ पे गिवन होगा। क्या बोला एक बार फिर से, अगर मान लो तुम्हें कोई बोले कि लेटर से, ठीक है ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा तो फालतू हो जाएगा। सिंपली बस इतना समझो, कभी भी अगर मुझे सॉल्विटी अगर मुझे निकालना है, सॉल्विटी निकालने का मतलब है सीधे मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है जो भी वहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर नहीं है देन एक बार वापस बताना, इसको वापस इस क्वेश्चन को देखें। बट मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा
कि हमने जो भी यहाँ भी अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है, होता है स्टार्टिंग में मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया उसको एक बार देखो, सॉल्यूशन देखो, एंड खुद से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और पूछो मन से यार ये स्टेप क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था। जब तक स्टेप्स के पीछे रीजन नहीं पता चलेगा तब तक क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए बोलो कि खुद से एक बार इसको प्रैक्टिस करना, फिर भी अगर कहीं डाउट हो देन इन्फॉर्म कर। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा सॉल्विटी मैंने कंप्लीट कर चुका था। अब हमें क्या करना, न्यूमेरिकल पोर्शन करना था पूरे कंबाइंड चैप्टर का जो भी तक हमने पढ़ा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो रॉल्स लॉ, सॉरी रॉल्स लॉ नहीं, वेंट्स ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल वाला जो टॉपिक है वो हमारा बोर्ड से हट चुका है। बट बोर्ड से हट चुका है उससे हमें कोई लेना देना। जेई मेंस में क्या, जेई मेंस में क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उससे क्वेश्चन आना श्योर रहता है, फिर आ ही जाता है। बोर्ड में भी अगर वेंट्स ऑफ फैक्टर का नहीं हटा रहता तो वहीं से क्वेश्चन बेसिकली दिया जाता था, या फिर जेई मेंस के अंदर भी वेंट्स ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आना आता ही आता है मोस्टली, या फिर ये कहीं यहाँ से भी दे सकते हैं। बट वो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं वहाँ वो टॉपिक बता रहा हूँ। ये पॉइंट में क्लियर है। अब हमें चलना है उस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक बार पेपर पैटर्न तो था जेई में, अगर कंफ्यूजन हो तो देख लो एक बार, सीधे सीधे दिमाग में ये ट्राई कर लो। तुम्हें 90 क्वेश्चन आता है हमें, ठीक है, उसमें से तुम्हें ऑप्शन होता है, तुम्हें उसमें से 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फिजिक्स के हमारे पास कितना होता है, 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, PCM, ठीक है। तुम्हारे पास सेक्शन ए होगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी होगा उसके अंदर तुम्हें 10 क्वेश्चन होगा, इसके भी 20, इसके 10, इसके भी 20, इसके भी 10। तुम्हें यहाँ पे चॉइस क्या होगा, अब तुम्हें लग रहा है 90 में से 75 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करा तो 15 क्वेश्चन गए का, तो वो ऑप्शन होता है 10 में से तुम्हें यहाँ पे 5 क्वेश्चन करना होगा सेक्शन बी, इसमें से भी 5 एंड इसमें से 5। ये नहीं कि तुम 10 में से 10 करो, नहीं, तुम्हें यहाँ पे 10 में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करना। अगर तुम यहाँ पे 6 कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर में सिस्टम बना होता है कि तुम 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जो सेक्शन भी होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, एकदम नेगेटिव मार्किंग 0 होता है। इसमें तुम्हें किस टाइप का क्वेश्चन, इसमें तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, एंड तुम्हें क्या होता है वहाँ पे जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको वहाँ पे फिलअप करना होता है, डब्बे के अंदर बॉक्स बना होता है, दैट्स इट। एंड जो सेक्शन ए होता है उसमें 20 क्वेश्चन होता है, कंपलसरी होता है, उसमें सारे क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स का, एंड नेगेटिव कितना होता है -1 होता है, बस इतना समझ लो। तुम्हें 90 क्वेश्चन, 90 में से 75 क्वेश्चन तुम्हें करना होता है। इस सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं सबके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। सेक्शन बी में तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करना होगा। और कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके जो भी तुम्हारा वैल्यू आंसर आएगा वो तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना होता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ पेपर पैटर्न था, ये क्वेश्चन एक बार वापस से देख लेना, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है इसको इन्फॉर्म करना। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है वेंट्स ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मास। वेंट्स ऑफ पहले मैं वेंट्स ऑफ फैक्टर बोल रहा हूँ, फिर मैं लास्ट में एबनॉर्मल मास पे चलेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। वेंट्स ऑफ बोलो या फिर ऑफ बोलो, वेंट्स ऑफ फैक्टर क्या है इसके बारे में पूरा हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले हमें चार जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखा था ना, बस उसी का यहाँ पे एक्सटेंशन है। देखो जो भी हमने वहाँ पे 4 फॉर्मूला देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था, RLBP देखा था, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा था, ऑस्मेटिक, 4 जो हमने देखा था देखना, उसी के फॉर्म में एक छोटा सा यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई करता है जिसका आई को मल्टीप्लाई करने वही क्या होता है, वेंट्स ऑफ फैक्टर होता है। क्या होता है उसका पूरा हमें यहाँ पे डिटेल में देखना। ये टॉपिक है, देखो स्टार्टिंग में ईजी लगता है, लेकिन जैसे बीच में जाओगे ना एसोसिएशन वाले पार्ट पे, वहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देखो डरना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें ब्रेन यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर तुम यहाँ पे ब्रेन यूज़ नहीं करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो है क्या टॉपिक, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वेंट्स ऑफ फैक्टर बेसिकली है क्या, मैं एक बार तुम्हें चारों जो फॉर्मूला है उसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, जिससे क्या हो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो तुम्हारे पास यहाँ साइड में लिख दो, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कहीं। तुम्हारे पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा था, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था तुमने। देखो मैंने इसलिए बोला था कि एक बार रिवाइज कर लेना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को, ताकि क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। तुमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, नो डाउट। कौन कौन सा था, RLBP था, उसका फॉर्मूला क्या था याद करो फटाफट, P0 ऑफ A माइनस PA डिवाइड बाय P0 ऑफ A इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही। एंड मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोल्स, जिसका भी मुझे निकालना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा फॉर्मूला क्या था मेरे को, ये तो क्या RLBP था, RLBP। मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला इस टर्म का ये मीनिंग है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पी के ऊपर अगर नॉट लगा तो उसका सिंबल मतलब क्या होता है, उसका जो प्रेशर होगा वो एकदम प्योर, जब वो सिर्फ अकेला जब प्रेजेंट होगा, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या फिर सॉलिड जो भी होगा, जब अकेला इंडिविजुअली खुद प्रेजेंट होगा, जब उसके साथ कोई मिक्स नहीं करेगा, इन दैट केस जब प्योर फॉर्म होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, प्योर माइनस जो भी जब सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में क्या होगा, प्योर फॉर्म। तो अब RLBP का ये फॉर्म था। दूसरा क्या था बस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्या फॉर्म था, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या 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 फॉर्मूला आता है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। मैं सारी चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि यही फॉर्मूले पे ना यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। इन सबके साथ यहाँ पे एक चीज टर्म मल्टीप्लाई होगा जिसका नाम रहेगा आई को हम क्या बोलते हैं, वेंट्स ऑफ फैक्टर बोला जाता है। क्या है मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। KB M क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किस में लेना मुझे, kg में। ओके, देन थर्ड क्या था हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TF टोटल इक्वल्स टू KF
इनटू क्या था एम, एम क्या था अगेन मेरे पास मोलैलिटी था, क्या फॉर्मूला था ऑलरेडी पता है। थर्ड क्या, फोर्थ जो लास्ट वन था क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था पाई इक्वल्स टू एम आर टी। यहाँ पे एम क्या था मोलैरिटी था, क्या था मोलैरिटी, एम यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा था मैं मोलैरिटी को, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, आगे बताओ क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय फटाफट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए लीटर में, मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, टी क्या होता था टेम्परेचर था। ये हमारा कुछ चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था जिसका हम ये फॉर्मुला हमने देखा था, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे चलो ये चारों फॉर्मुला मुझे पता है इसको कैसे यूज करते हैं, न्यूमेरिकल हमने ये पोर्शन देख लिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेंट्स ऑफ फैक्टर आया कैसे, तो वेंट्स ऑफ फैक्टर आने के पीछे सिंपल सा एक रीजन था, हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखा जिसके अंदर जो भी मैं सॉल्यूट लेता था, सॉल्यूट कौन कौन से लगता था, या तो मैं बेसिकली शुगर ले लेता था, या फिर मैं यहाँ पे शुगर केन ले लिया था, या फिर मैं ग्लूकोज ले लेता था, या फिर यूरिया ले लेता था, ये सब मैं कुछ ले रहा था मोस्टली। तो ये जितने भी अभी तक हमने सॉल्यूट देखा वो सारे कैसे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे यार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या था सब कुछ होता रहा, बस यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सारे पहले तो ये समझो कि जितने भी सॉल्यूट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किया, जो भी मैं सॉल्यूट लेता जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, देन हमारे पास शुगर केन हो गया, और हमने क्या लिया था, बट जितने भी हमने बेसिकली वहाँ पे सॉल्यूट दिया वो सारे कैसे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते कैसे, या देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मतलब होता है ना तो डिसोशिएट होते हैं ना वो एसोसिएट होती है। डिसोशिएट एंड एसोसिएट का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम शुगर को लेते थे, शुगर को लो पानी के अंदर तुम सिंपली रख दो, ना तो किसी के साथ देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ना तो डिसोशिएट होगा, मतलब डिसोशिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है पहले ये मुझे बता, डिसोशिएट वर्ड का मीनिंग होता है ना तो टूटेगा, एसोसिएट मतलब चिपकना, डिसोशिएट मतलब होता है देखो याद रखो हमेशा, डिसोशिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब चिपकना। जैसे मान लो तुमने ये मान लो जैसे ये हैंड था ठीक है, ये हैंड है मेरा, मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने रख रखा तो ये क्या होगा ये टूट जाएगा, मीन्स खुल जाएगा ऐसे टूट जाएगा ओपन हो जाएगा। लेकिन एसोसिएट का मतलब ये हैंड लिया और क्या होगा सॉल्यूशन में आके चिपक जाएगा। ना तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो ना तो डिसोशिएट होगा ना तो एसोसिएट होगा, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि शुगर को लो, मान लो कि जैसे शुगर तुम्हारी चीनी उसको लो सॉल्यूशन के अंदर तुम रख दो, ना तो वाटर के साथ क्या चिपकता है बिल्कुल भी नहीं चिपकता, ना तो वाटर के साथ चिपकता है ना शुगर क्या टूटता है बिल्कुल नहीं टूटता, एज इट इज हमारे पास मिक्स हो जाता है काम खत्म। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ना तो वो डिसोशिएट होगा ना वो एसोसिएट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम आ गया कि मान लो कि अगर तुम ऐसा कोई सब्सटेंस तुम लेते हो जो टूटना स्टार्ट कर दे और वो जैसे सॉल्यूशन के अंदर रखा वो टूटना स्टार्ट कर दे, या फिर मान लो कि सॉल्यूशन में आके चिपक जाए किसी से, इन दैट केस क्या होगा, तो उसी के लिए हमारा उस वेंट्स ऑफ फैक्टर को लाया गया। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला कुछ समझ भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो पहले तो ये समझो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब तक लिखूंगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। नॉन, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझो, पहले डेफिनेशन समझो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। नॉन इट मीन्स, सीधे में शॉर्टकट में एक लाइन में, इट मीन्स नाइदर डिसोशिएट और ये बहुत काम का वर्ड है, डिसोशिएट एंड जो एसोसिएट वर्ड है ना बहुत काम का वर्ड है, दिमाग में इसको फिट कर लेना क्योंकि वेंट्स ऑफ फैक्टर में पूरा यही ये जो दो वर्ड है ना डिसोशिएट एंड एसोसिएट घूमता रहेगा। इट मीन्स नाइदर डिसोशिएट और एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन। अब यार यहाँ पे डिसोशिएट एंड एसोसिएट का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे साइड में कहीं लिख लो, यहाँ पे डिसोशिएट मतलब होता है, डिसोशिएट का मीनिंग होता है सॉल्यूशन में जाके टूट जाना, सॉल्यूशन में जाके टूट जाना। जैसे तुम मान लो नमक लेते हो, नमक लो और देखना पानी में रखो, जैसे मान लो नमक को एकदम सॉलिड टाइप कर लो, मतलब नमक को क्या करो हाथ से एकदम उसको रोल टाइप का सर्कल बना दो, रोल ठीक है रोल टाइप का बना और उसको वाटर में रखो, देखना कुछ टाइम बाद क्या अपने आप टूट जाएगा। तो डिसोशिएट मतलब होता है कि सॉल्यूशन में जाके टूट जाना, एंड एसोसिएट का मतलब क्या होगा, अब तो सीधे से एसोसिएट मतलब सॉल्यूशन में जाके चिपक जाना किसी भी चीज़ से। एसोसिएट का मीनिंग होता है सॉल्यूशन में जाके चिपक जाना, चिपकू है ये, चिपक जाना। जैसे फेविक्विक है भैया, फेविक्विक को तुम यहाँ पे 2 फिंगर पर फेविक्विक तो चिपक जाएगा, वैसे ही काम होता है। तो वो डिसोशिएट मतलब होता है टूट जाना, सॉल्यूशन में जाकर टूट जाएगा, एंड एसोसिएट वर्ड का मीनिंग होता है सॉल्यूशन में जाकर चिपक जाएगा। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ऐसे हमारे पास सब्सटेंस होता है, इट मीन्स नाइदर डिसोशिएट और एसोसिएट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम कभी भी लोगे, कोई भी सब्सटेंस अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन में तो जाएगा ना तो वो टूटेगा ना क्या होगा किसी के साथ चिपकेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर जो भी हम यहाँ पे सॉल्यूट लेते थे, शुगर ले लिया, जन शुगर केन ले लिया, देन मेरे पास यूरिया ले लिया, ग्लूकोज ले, ये सारे ऐसे सॉल्यूट थे जो क्या होता है सॉल्यूशन में आके टूटते नहीं थे, ये पॉइंट रहे। लेकिन अगर मान लो जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, शुगर केन हो गया, ग्लूकोज हो गया,
एक्सेट्रा। ये सारे बेसिकली किसके एग्जांपल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। लेकिन अगर मान लो कि अगर अब हमें जो पढ़ना है, अगर अब हमें जो बेसिकली पढ़ना है वैन ऑफ फैक्टर आने के पीछे रीजन क्या था, अगर अगर मान लो अब कि जैसे तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास कोई ऐसा तुमने सॉल्यूट लिया जो सॉल्यूशन जाकर टूट जाए या फिर मान लो किसी चीज़ से चिपक जाएगा, इन दैट केस हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम वैन ऑफ फैक्टर को लाएंगे। उसका बाद मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइट होता क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, जस्ट का अपोजिट होगा। इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलो जो मन कर, इसका मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स it dissociate or associate in a solution, associate in a solution। क्या बोल दिया यार इसने, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोशिएट एंड एसोसिएट नहीं हो रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, वो डिसोशिएट मतलब सॉल्यूशन में टूट जाएगा या फिर सॉल्यूशन में किसी से चिपक जाएगा, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। यार ये समझ में आ गया। अब इसके कोई एग्जांपल दे सकता है, बिल्कुल सही, जैसे NaCl ले लो, जैसे तुम्हारे पास MgCl2 ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, देन तुम्हारे पास Al2 SO43 ले लो, एल्युमिनियम सल्फेट, देन हमारे पास एक और होता है हमारा फेरस मैग्नेट, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का सीधे सीधे ये मतलब है वो सॉल्यूशन में जाके क्या वो डिसोशिएट हो जाएगा या फिर एसोसिएट। डिसोशिएट मतलब क्या होगा, टूट जाएगा, एसोसिएट मतलब क्या होगा, किसी से चिपक जाएगा। इसी अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो उसे ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, ठीक है, ये समझ में गया। अब वैन ऑफ फैक्टर लाने के पीछे पहला तो ये रीजन था यार, जो भी मेरे पास, अब हम जो भी मान लो कोई सब्सटेंस लिया मैंने, वो जाके सॉल्यूशन में क्या टूट गया या फिर मान लो किसी चीज़ से चिपक गया, अब यार क्या करूँ, इसी सबको लाने के लिए पहला तो ये वैन ऑफ फैक्टर आ गया। अब दूसरा जो यहाँ पे रीजन था, जैसे अब टूटेगा कैसे, जैसे मान लो तुम NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है ना, नमक के अंदर क्या होता है, NaCl होता है। अगर इसको तुम मान लो ये डिसोशिएट हो गया, डिसोशिएट मतलब कि टूट गया, और टूट गया, और इसका मतलब अल्फा है। अल्फा क्या बोलते हैं, याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है कुछ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है कि सब्सटेंस टूट रहा है या फिर डिसोशिएट हो रहा है, एसोसिएट रहा है फिर डिसोशिएट, इसको कौन बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद करो अल्फा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, लास्ट में जाके आपको पेज पलटना मिल जाएगा। यहाँ पे मान लो अल्फा 100% मतलब कि एकदम 100% टूट रहा होगा। क्या होता है अल्फा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा लास्ट में थोड़ा टाइम बाद। NaCl मान लो तुम्हारे पास है वो डिसोशिएट होगी, डिसोशिएट मतलब टूट गया, तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में जाके सॉल्यूशन के अंदर टूट जाएगा, सो सिंपल एज दैट। मैंने NaCl को लिया और अगर वो डिसोशिएट हो और वो भी अल्फा 100% का मतलब 100% टूट जाएगा जाके। NaCl को नमक को लो और तुम पानी में मिक्स कर दो, क्या एकदम फटाफट देखना 2 मिनट के अंदर वो गायब हो जाएगा। तो अल्फा 100% था और टूटे कैसे, Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है, ये तो समझ में डिसोशिएट हो गया जाके। अब अगर मुझे मान लो कि अगर मान लो कुछ भी निकालना होता है, इन सब में से कुछ भी अगर मुझे निकालना तो कैसे निकालेंगे, इन सबको डिस्कस करने के लिए वैन ऑफ फैक्टर आ गया। मतलब कि जो भी हमने अभी तक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा उसके अंदर हमने जो भी जितने भी सॉलिड को लिया बेसिकली वो कैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉलिड। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड लेता हूँ तो कैसे उसको डील करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे वैन ऑफ फैक्टर को बुला गया। पहला तो ये रीजन था। दूसरा यहाँ पे क्या कारण था, दूसरा मैं इसको लिखा भी दूंगा, डोंट वरी। दूसरा यहाँ पे रीजन क्या था, देखना ध्यान से, ऑब्जर्व, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से दो। दूसरा जो रीजन था वैन ऑफ फैक्टर आने का, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू, ये सिंबल क्या होता है, नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या लिख दिया यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लो। हुआ क्या, मान लो तुम्हारे पास कोई कुछ भी था, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था, उसका तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाला। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले मुझे इतना बता दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी होता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मुझे डेफिनेशन बताओ, स्टार्टिंग में बताते क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड। मतलब कि यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर नेचर ऑफ सॉलिड पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि सॉलिड कैसा, सॉल्वेंट है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, फिर गैस है। मतलब कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास 4 क्या सॉलिड है, ठीक है, उसमें से 2 गैस है, 1 लिक्विड है और मान लो 1 सॉलिड में। तो यहाँ पे बस जो कॉलिगेटिव उसको डायरेक्टली ये मीनिंग है, तो देखिए कितने यहाँ पे बेसिकली सॉल्यूट है, बस उससे मतलब है, उसका नेचर कैसा सॉलिड का उससे कोई मतलब नहीं, तो उससे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हुआ क्या, कोई सॉल्यूशन था, उसको जब मैंने ऊपर से ऑब्जर्व किया तो देखा है मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ 12.5 ऐसे समथिंग आ रहा है, ऐसे बस एग्जांपल के लिए। और जब मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मैं फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके कैलकुलेट कर रहा हूँ तो देखा है मैंने क्या तो कम हो रहा था या फिर मान लो ज़्यादा आ रहा था। यार ऐसा क्यों हो रहा था, इसी एक तो दूसरा ये
दूसरा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जब मैं किसी भी चीज़ का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहा था तो मैं ऑब्जर्व करके देखता था तो कुछ डिफरेंट आ जाता था। वहीं अगर उसी को अगर मैं कैलकुलेट करता तो डिफरेंट आ जाता। यार ये चेक कर गया, इसी को बचने के लिए हम वेंस ऑफ फैक्टर को लाया गया। तो दूसरा ये रीजन था। ये आई होप समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा था कि जब सॉलिड था मेरे पास, सॉलिड जब मेरे पास सॉल्यूशन में जा रहा था, ठीक है, वो डिसोशिएट हो गया फिर एसोशिएट होगा तो बात की बात है। लेकिन हम जो ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आ रहा था, और वहीं यार जब मैं कैलकुलेट जब मैं कर रहा था वो कुछ और रहा था। इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो क्या रहा है? तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम वेंस ऑफ फैक्टर को लगा। अब क्या है वेंस ऑफ फैक्टर, अब हम उसके बारे में अब एंट्री मारते हैं। पहले यहाँ पे कुछ बेसिक फाउंडेशन था जो मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। वेंस ऑफ फैक्टर आने के पीछे दो रीजन था। पहला रीजन क्या था, अब हम इलेक्ट्रोलाइट जो सॉलिड है वो कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है कि या तो वो डिसोशिएट होगा या फिर एसोशिएट हो रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा रीजन क्या था कि जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था वो, और जो हम कैलकुलेट करते थे या फिर कैलकुलेटेड को कई बार बुक वाले थ्योरेटिकल भी लिखते हैं, थ्योरेटिकल, वो कैलकुलेट कर रहा था वो और ऑब्जर्व कर रहा था वो, दोनों का डिफरेंट आ रहा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इन सबको सॉल्व करने के लिए हम वेंस ऑफ फैक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब वेंस ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो मैंने अभी मैं उस वेंस ऑफ फैक्टर की तरफ जाऊँ उससे पहले जो मैंने यहाँ पे कहानी बताया उसको मैं यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख देता हूँ। व्हेन अ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हम कैसा इस बार लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो भी यहाँ पे सॉल्यूट होगा उसका हम कैसा भी लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन अ सॉल्यूट गोस इन अ गोस वर्ड ठीक नहीं लग रहा है। व्हेन अ सॉल्यूट अंडर गोस, ये ठीक है, अंडर गोस इन अ सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, या तो डिसोशिएट होगा या फिर एसोशिएट होगा। व्हेन अ सॉल्यूशन अंडर गोस इन अ सॉल्यूशन, इट आइदर एसोशिएट और डिसोशिएट। स्पेलिंग देख लेना, डिसोशिएट इन सॉल्यूशन एंड पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि जब मेरे पास कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा या तो वो एसोशिएट होगा या फिर क्या होगा, डिसोशिएट होगा। एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म लिख दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, CGP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटर लिख दो या फिर एक्सपेक्टेड, जो मन करे, कैलकुलेटर, थ्योरेटिकल, जो मन करे। के बाद यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर लेना, कॉलिगेट, एंड द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये क्या राम कहानी लिख दिया यार, यहाँ पे मैंने कुछ राम कहानी लिखा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसी को मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मेरा सॉल्यूट है जब वो मेरे पास इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, अब हम सॉल्यूट कैसे लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेने का पीछे रीजन क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता क्या है ये समझो। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को बेसिकली वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर जाकर डिसोशिएट हो जाएगा, या तो टूट जाएगा या फिर क्या होगा, चिपक जाए, एसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं कोई सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन के अंदर मैं रखता हूँ और सॉल्यूट कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन के जाके या तो अंडरगोस हो रहा होगा, वो अंदर सॉल्यूशन के अंदर जाके या तो एसोशिएट हो रहा या फिर क्या डिसोशिएट हो रहा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, हमने ये देखा कि जो हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो क्या था, डिफरेंट था किससे, कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रीजन क्या था यार, सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर सॉलिड पार्टिकल ना तो डिसोशिएट होता ना एसोशिएट होता तो सेम रहता है एज इट इज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल की वजह से क्या होगा, ये सारा कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। अब यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन सबको सॉल्व करने के लिए वेंस ऑफ फैक्टर का यहाँ पे हमारे पास डिफाइन हुआ। अब वेंस ऑफ फैक्टर क्या होता है वो देखना ध्यान से, ये समझ में आ गया। अब इन्हीं सब चीज़ों को हमें सॉल्व करने के लिए अब हमारा उसके वेंस ऑफ फैक्टर को लाया गया। देखो मैं स्टार्टिंग में पहले ही बोल चुका हूँ, स्टार्टिंग में बहुत इजी लगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो डिसोसिएशन में तो चलो नॉर्मल निकल जाता है, लेकिन एसोसिएशन जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब सॉल्यूशन जब चिपक रहा था ना, वहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट मैं कोशिश करूँगा पूरा एकदम ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। अब ये तो समझ में आ गया वेंस ऑफ फैक्टर लाने के पीछे रीजन क्या था, कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो क्या होगा, या तो डिसोशिएट होगा या फिर क्या होगा, एसोशिएट टूट रहा होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो हम ऊपर से देखते थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो, और जब मैं कैलकुलेट करता दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रहा था। यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। अब इसी को सॉल्व करने के लिए वेंस ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। मन में एक सवाल है, अभी तक जो भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, मींस अभी तक जो भी हमने सॉल्यूट सब्सटेंस लिया वो कैसा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ना सॉल्यूशन में था डिसोशिएट होगा, ना वो क्या होगा, एसोशिएट होगा। ये पॉइंट ऑफ क्लियर था। एग्जांपल कौन सा था, शुगर हो गया, जैसे हमारा शुगर केन हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया एक्सेट्रा। ये पॉइंट ऑफ क्लियर। अब हमें देखना है कि वेंस ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। अब वेंस ऑफ फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले ये तो रीज़न तो समझ में आ गया मुझे कि वेंस ऑफ फैक्टर को क्यों लाया गया। अब वेंस ऑफ फैक्टर होता क्या है, तो क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊँ। सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंट किसी किया जाता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेंस ऑफ फैक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
शॉर्ट फॉर्म लिख दो VHF, वेंट्स ऑफ फैक्टर। उसको रिप्रेजेंट किसी किया जाए छोटा आई से, आई किससे हम करते हैं, स्मॉल आई से करते हैं। अब वेंट्स ऑफ फैक्टर होता क्या है, देखो मैं अपनी भाषा में पहले लिख रहा हूँ। वेंट्स ऑफ फैक्टर होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ वेंट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है, अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ये बेसिकली वेंट्स ऑफ फैक्टर हमें ये बोलता है कितना गुना पार्टिकल्स बढ़ा या कम हुआ। यार सीधे सीधे बात है, जो मैं इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन के अंदर रखूंगा तो या तो डिसोशिएट होगा या फिर एसोशिएट होगा। तो जिसके वजह से क्या होगा, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था वो ऑब्जर्व, और जो थ्योरेटिकल है या फिर जो मैंने कैलकुलेट किया, दोनों आपस में डिफरेंट हो जाएगा। तो या तो इसका मतलब क्या है, या तो क्या होगा सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गया होगा या फिर क्या होगा घट गया होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा। इसी को चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम वेंट्स ऑफ फैक्टर को लगाया। तो वेंट्स ऑफ फैक्टर क्या बोलता है कि इसका मीनिंग क्या, वेंट्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्या पहले मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। कितना गुना, कितने टाइम्स, या फिर गुना लिख दो, कितने टाइम्स पार्टिकल्स देख लेना स्पेलिंग, कितने टाइम्स पार्टिकल्स बढ़ा होगा। बढ़ा कैसे लिखते हैं यार हिंदी में, कितने टाइम्स पार्टिकल्स बढ़ा होगा या घट रहा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्स ऑफ फैक्टर बोलते हैं। वेंट्स ऑफ फैक्टर ने सीधा एक लाइन में बोल दिया, बोला ये कि तेरे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कितने गुना कितने टाइम्स बढ़ रहा होगा या फिर कितने टाइम्स घट रहा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्स ऑफ फैक्टर बोल लेता है। ये पॉइंट हम क्लियर है, तो कितने टाइम्स पार्टिकल्स बढ़ा होगा या घट रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्स ऑफ फैक्टर बोल लेते हैं। ये अपनी लैंग्वेज का डेफिनेशन है, किताबी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, अपना सिंपल सा किताबी डेफिनेशन जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उससे हमें बचना। अब यार किताबी डेफिनेशन क्या होता है, अब वेंट्स ऑफ फैक्टर को, अब यहाँ पे ये सवाल है कि ये तो समझ में कि वेंट्स ऑफ फैक्टर होता है कि एग्जाम में अगर तुम्हारे पास कभी भी है वेंट्स ऑफ फैक्टर कभी पूछता नहीं है डायरेक्टली, अगर फिर भी है कि डिफाइन वेंट्स ऑफ फैक्टर, तो मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट एक मिनट में। यार ये तो समझ में आया कि वेंट्स ऑफ फैक्टर होता क्या है, कितना टाइम्स पार्टिकल्स बढ़ रहा होगा या फिर घट, या दो ही चीज़ होगा। जब मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर मैं मिक्स करूँगा, या तो देखो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का मीनिंग क्या है, पहले समझो मेरे पास एक वर्ड का मीनिंग समझना, मेरे पास घबराना नहीं बिल्कुल ही। देखो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो सॉल्यूशन पे जाके तो टूट रहा होगा या फिर क्या वो चिपक रहा होगा किसी चीज़ से, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, वो सॉल्यूशन में जाके ना तो टूटता है ना किसी से चिपकता है, मस्त एकदम जैसे है वैसे ही वहाँ पे रहता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखना है कि जितने भी हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, हम यहाँ पे सॉलिड कैसे लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेने से क्या होगा कि वो जाके सॉल्यूशन में तो डिसोशिएट टूट रहा होगा या फिर क्या वो चिपक रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा क्वालिटी प्रॉब्लम वो दोनों का डिफरेंट आ रहा है, ऑब्जर्व और जो कैलकुलेट हो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट आने के पीछे रीजन क्या, सॉलिड पार्टिकल्स का। अब यहाँ पे हो क्या होगा, अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वेंट्स ऑफ फैक्टर को लाएगा। वेंट्स ऑफ फैक्टर क्या बोलता है, कितने टाइम्स पार्टिकल बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्स ऑफ फैक्टर बोला जाता है। अब इसका देखो वेंट्स ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आई इक्वल्स टू होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, total number of moles of solute after dissociation और एसोसिएशन। इसका फॉर्मूला यही होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में नहीं है फिर दोबारा देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। डिवाइड बाय, ये आफ्टर वाटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, या तो डिसोसिएशन हो रहा होगा या फिर एसोसिएशन हो रहा होगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसी फॉर्मूले से बेसिकली हम कहते हैं कैलकुलेट करते हैं क्या, वेंट्स ऑफ फैक्टर। अगर कभी एग्जाम में मान लो कि डिफाइन करना हो कि वेंट्स ऑफ फैक्टर होता है क्या, सिंपली ये फॉर्मूला लिख के आ जाना, अपना काम नहीं पड़ गया, ठीक है। बोर्ड तो वैसे हो नहीं रहा कोई पूछना, अगर बोर्ड में होता, अगर मान लो कि अगर पूछ लेता कि ये डिफाइन करो वेंट्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो मैं सिंपली क्या आता इसी को मैं फॉर्मूले को वहाँ पे डिफाइन करके आ जाता, एज इट इज लिख के आ जाता, तो काम बन जाता। अब यार क्या लिख के आ दिया तूने, ये एक मुझे एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है वेंट्स ऑफ फैक्टर किससे रिप्रेजेंट कैसे करते, आई से करते, कैसे कैलकुलेट करूँगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूट है, जो तुम्हारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन में रखने से पहले तुम्हारे पास कितने मोल्स है वो तुम्हें यहाँ पे ऊपर में लिखना है। डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉरी आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर वर्ड का मतलब है पास क्या आएगा, तुम्हारे पास सॉलिड है, सॉलिड को तुम्हें क्या करना है, सॉलिड को लिया तुमने और क्या सॉल्यूशन के अंदर तुम रख दिया, जैसे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करोगे या तो डिसोशिएट होगा, मींस टूट रहा होगा या फिर क्या चिपक रहेगा, तो उसके उस जैसे डिसोशिएट हो गया फिर टूट गया, उसके बाद कितने मोल्स है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना ऊपर। डिवाइड बाय नीचे तुम्हें क्या करना है कि जो सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर रखने से पहले उसके पास कितने मोल्स प्रेजेंट है वो तुम्हें यहाँ पे नीचे लिखना है। दैट्स इट, यही फॉर्मूला होता है वेंट्स ऑफ फैक्टर का। मतलब यार यहाँ पे सीधे सीधे ही है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट अगर मुझे कभी वेंट्स ऑफ फैक्टर का मुझे निकाला तो सिंपली मन में ये बोलूंगा कि जो आई है, आई किसके इक्वल होगा, ऊपर में लिखूंगा
जो सॉल्यूट है वो मेरे पास सॉल्यूशन में जाने के बाद, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोशिएट हो रखा या फिर एसोसिएट होगा, तो कितना मोल्स बनेगा वो मुझे लिखना है। डिवाइड बाय नीचे में क्या करूँगा, सॉल्यूशन में जाने से पहले बेचारा जो सॉल्यूट है उससे कितने मोल्स है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। दैट्स इट। यही हमारा क्या होता है, वेंट्स ऑफ फैक्टर हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब कि सॉल्यूट को जब डिसोशिएट हो गया फिर एसोसिएट हो तो कितना मोल्स रहा, डिवाइड बाय सॉल्यूशन में जाने से पहले, मतलब कि सॉल्यूशन में जाने से पहले डिसोशिएट या फिर एसोसिएट होने से पहले उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। दैट्स इट। आफ्टर एंड बिफोर याद रखना है। आफ्टर मतलब डिसोशिएट और एसोसिएट होने के बाद, बिफोर मतलब डिसोशिएट एंड एसोसिएट होने से पहले, जब सॉल्यूशन के अंदर तुमने नहीं रखा, जब डिसोशिएट या फिर एसोसिएट होने से पहले कितने मोल्स है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास कुछ कहानी होता है किसका, ये वेंट्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे कई इसके फॉर्मूले होते हैं, कई बुक वाले बहुत अलग अलग फॉर्मूले देते हैं, बट मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा दे दिया। और क्या फॉर्मूला था वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे भी लिखते हैं इसको, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो सीपी, फिर सीजीपी लिख दो, सीजीपी चलो लिखता हूँ। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कई बुक वाले ये बोलते हैं कि जो तुमने ऑब्जर्व किया वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड कर दो किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो तुम्हें क्या होगा, वेंट्स ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, मींस आई मिल जाएगा। देखो दोनों तुम्हारे पास फॉर्मूला है, दोनों तुम्हें लर्न अच्छे से होना चाहिए। क्या होता है मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें देखना है कि कैसे। अब मैं यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, ढेर सारा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एग्जाम्पल समझाऊँ कि कैसे डिसोशिएट हो गया। अब तुम्हें ये सिखाऊंगा कि वेंट्स ऑफ फैक्टर पहले बेसिक देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, उसका हम चलेंगे अपने हायर लेवल के क्वेश्चन में। तो ये कुछ वेंट्स ऑफ फैक्टर हो गया, फॉर्मूला में पता होना चाहिए। सीधे सीधे ये फॉर्मूला यार कि ऊपर में मुझे क्या लिखना है, जो सॉल्यूट है वो जब वो डिसोशिएट या फिर एसोसिएट हो जाए तो कितना मोल्स बचा, डिवाइड बाय नीचे मुझे क्या लेना है, डिसोशिएट या फिर एसोसिएट होने से पहले कितना मेरे पास मोल्स बचा वो मैं कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या होगा, वेंट्स ऑफ फैक्टर मुझे मिल जाएगा। दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी कभी हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ले चलूंगा बेसिक, कि पहले मैं ये सिखाऊंगा कि वेंट्स ऑफ फैक्टर को कैसे बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, कंप्लीट होता है। अब हमें चलना है अपने न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स जाने बस यही था हमारे पास, कुछ वेंट्स ऑफ फैक्टर और कुछ भी नहीं यहाँ पे वेंट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में एंट्री करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद हम चले। तो देखो जो वेंट्स ऑफ फैक्टर है उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक या तो डिसोसिएशन वाला पार्ट एंड दूसरा क्या होता है, एसोसिएशन वाला पार्ट। मीन्स पहले हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन वाला पार्ट। देखो जो हमारा सॉल्यूट है वो दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। या तो वो क्या होगा, डिसोशिएट हो रहा होगा, बिल्कुल सही, डिसोशिएट हो रहा होगा तो क्या कहानी बनेगा वो हमें पढ़ना है। जब वो एसोसिएट हो रहा होगा तो क्या कहानी बनेगा वो हमें एक एक करके दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसोशिएट का कहानी। डिसोशिएशन या फिर डिसोशिएशन लिख दो। डिसोशिएशन जब सॉलिड, जो मेरे पास सॉलिड का जब सॉल्यूशन में जाकर डिसोशिएशन हो रहा हो, डिसोशिएशन मतलब टूट जाना, सॉल्यूशन में जाकर क्या होगा, टूट रहा होगा। इन दैट केस तो क्या हमारा स्टोरी है वो हमें देखना है। तो डिसोशिएशन वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे डिसोसिएशन में क्या क्या होता है, कुछ हमें पॉइंट्स यहाँ पे देखना है। जो वेंट्स ऑफ फैक्टर होता है उसका जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर डिसोसिएशन जो हमारा वेंट्स ऑफ फैक्टर क्या होगा आई, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। याद रखना ये बात। डिसोसिएशन के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉलिड जब वो डिसोशिएट हो रहा होगा, मीन्स टूट रहा होगा, तो उसका वेंट्स फैक्टर का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, कभी भी 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लो A B C D, तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, जब ये टूट रहा होगा A प्लस B प्लस C प्लस D में टूट रहा होगा, इसका जो भी वेंट्स ऑफ फैक्टर आएगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मीन्स 1 से हमेशा बड़ा ही आएगा, ऐसा नहीं हो कि 1 से छोटा आ जाए, कभी नहीं। तो डिसोसिएशन के लिए हमेशा आई का वैल्यू क्या होता है, 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये पॉइंट हमें समझ में, बस यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, लिख भी लेना, टूट जाना। मीन सॉल्यूशन में जाके क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स को क्या टूट जाएगा। कैसे टूटता है वो हमें एग्जांपल के तौर पे समझो। जैसे एग्जांपल है NaCl, तुम्हारे पास NaCl है, क्या सोडियम क्लोराइड है। NaCl कैसा होता है, हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा होगा उसका। मीन्स NaCl कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaCl हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मैंने एग्जांपल बोल दिया है, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, देन हमारे पास शुगर हो गया, यूरिया हो गया, शुगर केन हो गया, ग्लूकोज हो गया, और भी एक दो एग्जांपल तो देख लेना, वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो टूट जाए। तो NaCl को लिया तुमने और सॉल्यूशन में जाके बेचारा वो टूट गया, सॉल्यूशन जाके टूट जाएगा तो क्या होगा, Na प्लस बन रहा होगा और क्या होगा, Cl माइनस के साथ बन रहा होगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन। एंड जो तुम्हारे पास डिग्री ऑफ अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो तुमने 100% ले लिया। 100% मतलब 100% क्या, वो टूट गया। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो फिर अभी बताने कोई मतलब, एक बार तुम खुद से सोचो अभी, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि अल्फा का मतलब होता है। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। शॉर्ट में बता रहा हूँ, अल्फा का मीनिंग होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है अब तुम्हें खुद से सोचना। अल्फा के वैल्यू 100% है, मतलब कि NaCl क्या पूरे तरीके से टूट जाएगा। अब तुम्हें किसी ने बोल दिया फाइंड आई, तुम्हें किसी ने बोला कि वेंट्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो
तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें इवेंट्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे समझ में आएगा कि रियलिटी में होता है एकदम सिंपल। अभी बहुत सिंपल सा होगा, डिसोसिएशन वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। एसोसिएशन में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वही थोड़ा मैथमेटिकल मैथ्स थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बाकी तो डिसोसिएशन एकदम सिंपल है। चलो कैसे तोड़ा जाता है, अब ये अभी जो मैं एग्जांपल जितने दे रहा हूँ दिमाग में फिट करना है कि अगर NaCl है तो इसको ऐसे तोड़ा जाता है, और MgCl2 है तो इसको ऐसे तोड़ा जाएगा, Al2 जो अभी तोड़ना जो सिखा रहा हूँ हमेशा देखना। NaCl कैसे तोड़ोगे, Na+Cl- में तोड़ोगे, और अल्फा तुम्हें 100%। तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, आई तुम्हें फाइंड आउट करना मीन्स इवेंट्स ऑफ वेक्टर निकालने, कैसे निकालोगे सोचो। अभी मैं बस देखो, अभी मैं जस्ट फाउंडेशन बता रहा हूँ, मतलब कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसका मैं तोड़ के बस छोटा सा ये पार्ट ले रहा हूँ, ताकि तुम्हें अभी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए कि कैसे इवेंट्स ऑफ वेक्टर को निकाला जाता है जब डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो इजीली तुम कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकता हूँ। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तुमने NaCl लिखा, NaCl लिखो, उसको तोड़ा तुमने, क्या हुआ Na+ एंड Cl- निकला। आई का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखो शॉर्ट फॉर्म लिख दो, आई का जो फॉर्मूला तो क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है भैया, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, मतलब कि ऊपर मुझे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब कि NaCl था, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट देखो टूट गया, Na+ और Cl- में, तुमने नमक लिया और उसको सॉल्यूशन में रखा, टूट गया Na+ में और Cl- में टूट गया, बिल्कुल सही, डिसोशिएट हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पे इसके बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे वो हमें लिखना है। तो देखो इस Na के पास कितने मोल्स है, कुछ भी नहीं होता तो एक बोलूंगा, यहाँ पे Cl के पास कितना, अगर कुछ भी नहीं तो एक, 1 + 1 कितना होगा, एक Na का है और एक क्लोरीन का, टोटल 1 + 1 कर दो कितना होगा 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा 2 हो गया, सिंपल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर मतलब कि जब Na+Cl- टूटने से पहले इस NaCl के पास कितने मोल्स है, कुछ भी नहीं किया ना तो मतलब 1, तो देखो 1 कर दो तो आई कोश कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 1, तो तुम्हारे पास आंसर कितना हो गया 2, खत्म कहानी। ओ भाई साहब क्या कर दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ओहो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, देखो कभी भी अगर इवेंट्स ऑफ वेक्टर का तुम्हें निकालना है, तुम सिंपली देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन मींस टूट रहा है, तो टूटने के बाद इसके पास कितने मोल्स है, Na के पास 1 मोल है, कुछ भी नहीं किया ना तो 1 मान लो, क्लोरीन के पास यहाँ पे कितने कितने मोल्स है, कुछ भी नहीं किया ना तो यहाँ पे मैं 1 मानूंगा, तो 1 सोडियम के 1 क्लोरीन का, दोनों को एडअप करूँगा कितना हो गया 2 हो गया, डिवाइड बाय मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, मतलब कि टूटने से पहले NaCl के कितने मोल थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो मैं 1 मानूंगा, तो 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, तो इवेंट्स ऑफ वेक्टर ऑफ NaCl कितना आ गया 2 आ गया, एज सिंपल एज दैट। यार क्या बोल क्या रहा है ये, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, मैं एकदम मतलब सिंपल तो लग रहा है बट थोड़ा सा मुझे और क्लैरिटी चाहिए, मैंने बोला क्लैरिटी चाहिए, देख यहाँ पे सिंपल सा तुझे कुछ नहीं करना है, अगर तो डिसोसिएशन हो रहा होगा, मैं एसोसिएशन केस भी बताऊंगा, वो भी सेम एज इट इज है। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, जब वो टूट रहा होगा तो क्या होगा, टूटने का देख जो यहाँ पे कौन कौन बचा, एक तो सोडियम वाला और एक क्लोरीन टूट गया, अलग अलग हो गया। सोडियम से पूछ तेरे पास कितने मोल्स, उसने बोला 1, लिख दे चुपचाप से। क्लोरीन से पूछे तेरे पास कितने मोल्स है, कुछ भी नहीं किया ना तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 1+ दोनों को एडअप कर दे कितना हो गया 2, तो लिख दे ऊपर 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद इनके पास कितने मोल्स बचा, एक सोडियम था और एक क्लोरीन का, दोनों को एडअप करूंगा तो कितना होगा 2, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले NaCl के पास कितने मोल्स थे, भैया यहाँ पे से कुछ भी नहीं किया तुम 1 लिखूंगा, 2 डिवाइड बाय 1 कर दे, आई क्या वैल्यू आ गया 2। यार मतलब ये तो एकदम सिंपल है, मैंने बिल्कुल सही, एकदम सिंपल है, इवेंट्स ऑफ वेक्टर निकाला, आई अगर कभी भी निकालना तो कैसे निकालेगा, सो सिंपल है दैट। और एग्जांपल अभी तो स्टार्ट ही किया है, नेक्स्ट एग्जांपल लेट अस से तुम्हारे पास जो टूटना, देखो टूटना सीख लेना, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको जब तुमने तोड़ा तो ये तुम्हारे पास फॉर्म हुआ Mg2+, चार्ज लगा रहा हूँ, एंड 2Cl-, तुमसे अगेन यहाँ पे पूछ लिया आई बताओ क्या होगा, एंड तुम्हारे पास यहाँ पे अगेन डिसोसिएशन और टूट रहा है तो डिसोसिएशन होगा, सीधी सी बात है, और अल्फा का वैल्यू तुम्हें गिवन है 100%, मतलब 100% टूट गया ये, बताओ आई क्या होगा। तो आई का कैसे निकलेगा, आई क्वेश्चन मेरे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा हुआ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन, जब बेचारा MgCl2 जो था वो टूट गया, देखो Mg2+ और 2Cl में टूट रहा है, बिल्कुल सही, तो उसका मुझे यहाँ पे ऊपर में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद इनके पास कितने मोल बचा, Mg था, Mg के यहाँ पे ये 4 से मुझे कोई मतलब, इसके पास 4 हो 4+ हो 6+, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, Mg के बगल में देखो कितना वैल्यू गिवन है 1, तो Mg के कितने मोल्स हो 1, क्लोरीन के कितने मोल्स गिवन है यहाँ पे 2, तो टोटल कितना होगा 1 + 2 कर दो कितना होगा 3, तो मतलब क्या MgCl जब टूटेगा तो उसके पास टोटल मोल्स कितना होगा, एक तो Mg का होगा और 2 क्लोरीन का होगा, दोनों को एडअप करूँगा कितना होगा 3 होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, भैया टूटने से पहले इसके पास MgCl2 पास कितने मोल्स थे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो इसका मतलब 1, तो 3 डिवाइड बाय 1 कर दो, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3, खत्म कहानी। यार मतलब ये तो बहुत ज़्यादा, और देखो हर जगह देखो 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल 3 1 से बड़ा है, हर जगह डिसोसिएशन में आई का जो आई होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है, मीन्स 1 से तो ग्रेटर देन आएगा, देखो ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही। मुझे ये समझ में आ गया कि यार कभी भी मुझे आई निकालना है डिसोसिएशन में, बस मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पे टूटने के बाद इसके कितने मोल्स है 1, इसके कितने मोल्स है 2, इनको एडअप कर दूंगा, ऊपर लिख दूंगा, डिवाइड में क्या करूंगा, टूटने से पहले इसका कितना मोल्स है वो लिख दूंगा, ठीक है बिल्कुल सही। लेकिन तुझे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ना इसको अगर तू बोल के लिखे ना तो क्या दिमाग में ज़्यादा क्लैरिटी है। और एग्जाम्पल बिल्कुल सही, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
अभी जस्ट मैं जहाँ पे छोटा सा पार्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे भैया वेंट्स वेक्टर को निकाला जाए, तो क्वेश्चन में पार्ट में एंट्री नहीं मारा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो सी, चलो AL2 ले लो, जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ उसको तोड़ना कैसे है वो हमेशा दिमाग में फिट कर लेना। MgCl2 कैसे तोड़ते हैं सीख लेना, जो मैंने बताया उसको दिमाग में फिट करना कि MgCl2 कैसे तोड़ा जाता है, NaCl कैसे तोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत जगह काम आएगा। जैसे तुम मान लो कि AL2 SO4 होल थ्राइस था, इसको बेसिकली डिसोशिएट हो गया, मीन्स टूट गया होगा, डिसोशिएट हुआ, एंड तुम्हें अल्फा एकदम 100% मीन्स एकदम पूरे तरीके से टूट गया। और ये टूटा तो क्या क्या प्रोडक्ट बना इसका 2Al, इसमें चार्ज होता है 3+ या फिर चलो 2+ होता है शायद, ठीक है, जो भी चार्ज उससे क्या मतलब है मुझे, एंड SO4 2- होता है। तुमसे अगेन यहाँ पे पूछा कि आई बताओ क्या होगा, तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्म आई डिवाइड बाय ऊपर में क्या था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। Al2SO4 थी, जब डिसोशिएट हो गया तो कितने इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, देखो एल्युमिनियम के पास कितना मोल्स है यहाँ पे 2, SO4 2, सल्फेट के पास कितने मोल्स है यहाँ पे 3, तो 2+3 करो कितना 5 डिवाइड बाय क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मतलब टूटने से पहले डिसोसिएशन लिखो या फिर डाइल्यूशन सॉरी डिसोसिएशन, टूटने से पहले इसके पास कितने मोल्स थे, या यहाँ पे Al2SO4 के पास एक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब एक, तो एक कर दो तो आई केवल कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 1 करोगे 5। सो सिंपल है सेट, मतलब कि यार मुझे करना क्या है कि कभी मुझे वेंट्स वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो सिंपली मुझे ये देखना है कि जो डिसोशिएट टूटने के बाद इसके पास कितने मोल्स है खुद के, देखो एल्युमिनियम के पास 2 मोल्स है, SO4 के पास SO4 2- का कितने मोल्स है 3 मोल्स है, बस इसके साइड में नंबर देखो कितने हैं। अब इन दोनों को एडअप कर दो क्या होगा 5, अब डिवाइड बाय क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएट, भैया Al2SO4 3 टूटने से पहले इसका कितने मोल्स, एक मोल्स है, डिवाइड कर दो 1 से, देखो आ गया 5। सो सिंपल है। एक और एग्जाम्पल चलो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक क्लियर ना हो तब तक मैं एग्जाम्पल देते रहूँगा। जैसे मान लो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, K4FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, बताऊंगा आगे जब हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। जब ये टूटा तो सिंपली तुम्हें बनाता है 4K+, और इसके साथ तुम्हें बनता है FeCN6 की पावर चार्ज बेसिकली होता है -4, और ये अगेन यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ, अरे भैया दिख रहा है टूट रहा है मतलब डिसोसिएशन हो रहा होगा, डिसोसिएशन, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू तुम्हें गिवन है 100%, मीन 100% टूट रहा होगा। तुमसे अगेन यहाँ पे पूछा कि आई बताओ कितना होगा, कुछ अटेम्प्ट करो क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, देखो आई मुझे निकालना है, अरे भैया कैसा भी कंपाउंड है उससे मुझे बिल्कुल डरना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मुझे पढ़ते रहो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मैं लिखता नहीं लेकिन हमें पढ़ना है बिल्कुल फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर क्या डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स है, देखो यहाँ पे के किसका सिंबल होता है पोटेशियम, इसके पास कितने मोल्स है 4, लिख दो एज इट इज। FeCN6 ये पूरा कंपाउंड, इसके पास यहाँ पे कितने मोल्स है, कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब 1, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा 4 + 1 करो कितना होगा 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले इसके पास कितने मोल्स है, कुछ भी नहीं गिवन है यहाँ पे, मतलब कि 1 कर दो 1, तो यहाँ पे आई केवल कितना 5 डिवाइड बाय 1 करोगे 5। सो सिंपल है सेट, हो गया काम खत्म। यार मतलब कि करना क्या है यहाँ पे, अगर मुझे कभी भी डिसोसिएशन अगर हो रहा होगा तो मुझे सिंपली क्या देखना है, अल्फा के लोग अगर 100% गिवन हो, अल्फा 100% गिवन हो तभी हमें ये अप्लाई करना है, वरना हर जगह अप्लाई मत करना। अगर अल्फा के लोग तुम्हें 100% गिवन होगा मीन्स पूरे अच्छे तरीके से 100% टूट रहा होगा, तो कैसे अगर आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करना है देखना है डिसोसिएशन के बाद कितने, इसका डिसोसिएशन जब हो रहा है तो ऊपर तो कैसे डिसोसिएशन अगर हो रहा तो टूट रहा होगा, तो फॉर्मा आई का क्या लूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन में कितने मोल्स हुए, एल्युमिनियम का यहाँ पे 2 था लिख दो, SO4 के पास कितना 3 था, 2+3 कर दो कितना 5, एक सेकंड क्या हो गया इसको दिखाई दे रहा है बिलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब टूटने से पहले इसके पास कितने मोल्स था, एक था, सिंपली कर दो आ गया तुम्हारे पास। एक चीज ऑब्जर्व करना कि जो यहाँ पे जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहा है ग्रेटर देन आ रहा है किसी कैलकुलेटेड मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या होता है हमारे डिसोसिएशन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ग्रेटर देन आता है। कैसे देखो यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया कितना है 5 आया, एंड यहाँ पे कैलकुलेटर कितना था यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 1 था और इसके पास कितना है 5, मतलब कि हमने ये देखा जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो रहा है कम है, किसी एक ऑब्जर्व जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे पास ज़्यादा आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 मिला है तुम्हें, यहाँ पे देखो कितना था, यहाँ पे बेसिकली 1 Al2SO4 था डिसोसिएशन पहले, और उसको टूटने का कितने मोल्स हो गए 2+3 कर दो, यहाँ पे भी 5 आ गया। मीन्स हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो रहा है ग्रेटर देन आ रहा है किसी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये कुछ डिसोसिएशन का केस है कि डिसोसिएशन अगर मेरे पास कभी भी आता है तो हम कैसे बेसिकली अगर कभी मेरे पास डिसोसिएशन का केस आता है तो कैसे बेसिकली अगर वेंट्स ऑफ वेक्टर अगर मुझे निकालना तो हम कैसे निकालें वो हमने देख लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन हमेशा आई अल्फा अगर 100% हो तो ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करना, वरना डायरेक्टली ये फॉर्मुला मत अप्लाई करना। अगर अल्फा 100% मतलब अल्फा होता क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये बात तुम्हें समझ में आ गया। आई होप सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम देख लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नहीं देखा तो मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। अल्फा होता क्या मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा का मीनिंग होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला भी बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है।
अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको होता क्या है, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, किताबी डेफिनेशन। नंबर ऑफ डिसोशिएट पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। कुछ समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन, जान दो बहुत बकवास है। अब अपने लैंग्वेज देखो, एक मोल में से अल्फा मोल डिसोशिएट होना, अल्फा मोल डिसोशिएट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एक मोल में से अल्फा डिसोशिएट होना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। मतलब कि बोला क्या जा रहा है, ये देखो यहाँ पर तुम्हें सिंपली ये बोला जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो कि NaCl था, उसका तुमने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। मतलब कि जो NaCl है वो क्या होगा, पूरा एकदम 100%, मतलब कि जितना तुमने NaCl को सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया वो क्या होगा, पूरे तरीके से टूट गया। अगर मान लो कि अल्फा अगर तुम्हें 80% गिवन था, मतलब कि जो NaCl वो पूरे तरीके से नहीं टूटा, मतलब कि 80% था टूटा और 20% बच गया। अगर मान लो अल्फा तुम्हें गिवन हो 50%, मतलब कि जो भी मेरा सब्सटेंस था वो 50% तो टूटेगा और 50% क्या होगा, टूटेगा नहीं। और अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो, कितना सॉल्यूशन में टूटेगा, इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब यार अल्फा का मीनिंग सीधे सीधी होता है, सॉल्यूशन में जो भी मैंने सब्सटेंस रहा वो कितना टूटा। मान लो कोई बोले कि 50% इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये समझोगे यार, ये 50% क्या हो रहा है कि टूटा और 50% बचा रह गया। मान लो कोई बोले कि अल्फा गेल 40%, इसका मतलब यार ये है कि वो सब्सटेंस 40% तो सॉल्यूशन में जाकर टूट गया, लेकिन बेचारा 60% नहीं टूट पाया। तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब मान लो कि तुम्हारे पास 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना रहे, मान लो कि कोई क्वेश्चन में दे दे लेटर से कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 70%, अपनी 70% वो टूटा, 30% नहीं टूटा। मान लो कोई बोले कि 50% है, कोई बोले 60% है। इन दैट केस को कैसे बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, हमें एक फॉर्मुला दे रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं फॉर्मुला रटो मत, पहले एक बार समझ लो, अगर समझ में ना है देन उसका क्या करना, फॉर्मुला अगर लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मुला लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार समझ लो उसको पूरा कंसेप्ट को, उसके बाद में फॉर्मुला अगर तुम्हें लर्न करना, अगर नहीं समझ में देन फॉर्मुला लर्न करना, बट कोशिश करना प्लीज समझने का। इफ डिग्री ऑफ, शॉर्ट में लिख दो डी, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट 100%, देन हम क्या करेंगे, तो क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मुला लिख दूं या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, लास्ट में फॉर्मुला लिख दूंगा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर लास्ट में फॉर्मुला लिख दूंगा। लेट अस से तुम्हारे पास NaCl ही था तुम्हारे पास, मान लो कि पूरा टूटा नहीं। अगर ये सिंबल लगाओ इसका मतलब समझ जाना कि अगर ऐसा सिंबल लगाओ इसका मतलब क्या होता है कि NaCl से, जैसे NaCl है वो कंपाउंड Na+ और Cl- बनेगा। NaCl से ये भी बन सकता है, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या हो, रिवर्स NaCl भी बना सकते हैं। मीन्स इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन, मतलब कि आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। NaCl था, मानो टूटा, Na+ में टूटेगा एंड क्या होगा, Cl- में टूटेगा। ठीक है, एंड लेटर से इसका तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन है। मान लो तुम्हें ये नहीं पता कि हमें ये कितना क्वेश्चन में ये हमें इतना पता है कि जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% मान लो कि नहीं टूटा, NaCl जो था वो 100% नहीं टूटेगा। इन दैट केस कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब इसका कैसे अल्फा निकाला जाओ। मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो NaCl था वो 100% नहीं टूटा। ठीक है, इन दैट केस अगर तुम्हें अगर इसका फाइंड आउट करना तो तुम कैसे निकालोगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, वो तुम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे करोगे देखना ध्यान से यहाँ पे। तो क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मुला से बता दूँ या फिर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ। तो कभी भी अगर मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 100% नहीं किया तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो समझो। पहला स्टेप 1 क्या करो, स्टेप 1 इसके इनिशियल कंडीशन में बताओ क्या होगा। इनिशियल कंडीशन में इसका मोल्स लिख लो। इनिशियल कंडीशन बताओ NaCl कितने यहाँ पे मोल्स है, 1 है, लिख दो। Na के पास कितने यहाँ पे मोल्स है भाई, इनिशियल कंडीशन में तो मैंने रखा ही नहीं, तो 0, और इसके पास भी 0। क्यों, क्योंकि सिंपली मेरे पास नमक है, अभी तक मैंने सॉल्यूशन मिक्स नहीं किया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास NaCl एकदम प्रेजेंट है। अब क्या करो, इक्विलिब्रियम। पहला स्टेप 1 था इनिशियल लिख लो, दूसरा स्टेप था स्टेप 2 तुम इक्विलिब्रियम। मैं सब कुछ बताऊँ, अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन देख समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या करो, तुम इक्विलिब्रियम पे लिख लो। जब मान लो कि इक्विलिब्रियम का मतलब NaCl को और सॉल्यूशन जब तुम मिक्स कर दिया, तो मान लो तुम्हारे पास कितना अल्फा था तुम्हें नहीं पता, तो अरे भैया अगर मेरे पास 1 मोल्स है, 1 मोल्स में से मुझे नहीं पता कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुम सिंपली क्या करोगे, माइनस करोगे अल्फा। 1 माइनस कितना अल्फा, ये कितना बनेगा मुझे नहीं पता तो मैंने अल्फा मान लिया, ये कितना बना होगा मुझे नहीं पता तो मैंने अल्फा मान लिया। अब तुम्हें अगर सिंपली आई निकालना है तो आई कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या डिसोसिएशन के कितने मोल्स है इसके बाद देखो। तुम ये वाला फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते। क्या फॉर्मुला अप्लाई करोगे, तुम्हें सिंपली ये देखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितने मोल्स है, उसको डिवाइड में क्या करो इनिशियल कंडीशन के मोल्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितने मोल्स है, अल्फा प्लस कितना 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल कंडीशन में कितना मोल्स है, 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे देखो अल्फा प्लस अल्फा कितना 2 अल्फा, जो एक अल्फा ने उड़ाई दिया, तो बचा यहाँ पे कितना मेरे पास अल्फा प्लस 1
डिवाइड बाय 1, तो 1 से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना हो गया अल्फा प्लस 1, मीन्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना गया आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1। अगर मान लो बोलता है कि 50% है, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन अल्फा वैल्यू कितना 50% है, 50% को कन्वर्ट तो करना आता है नॉर्मल में, 50 को क्या करो डिवाइड कर दो 100 से, तो कितना हो गया टोटल, एक जीरो सिंपल गया 10 डिवाइड बाय कितना 0.5 डिवाइड बाय 2 1.2, 1.2 कर कितना हो गया 0.5, तो तुम अल्फा वैल्यू कितना लिखोगे यहाँ पे 0.5। बोले कि अल्फा तो आई का, ठीक है एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, मैं समझ में नहीं आया, मैं इसको इस वाले टॉपिक को पूरा अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, तब तक इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसको देखते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है।